नमस्कार। 25 अगस्त की शाम आप हैं मेरे साथ ZTV रेडियो न्यूज़ पर, जहां देश विदेश की खबरें लेकर के आती हूं मैं रश्मिनी की बिष्ट। और वक्त है न्यूज़ हेडलाइंस का। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75% से अधिक हुई। ठीक होने वालों की संख्या सक्रिय मामलों से 3 गुना अधिक। असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड महामारी के कारण वर्तमान शैक्षणिक सत्र के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती का फैसला किया। सरकार ने 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार पर वस्तु और सेवा कर से छूट की घोषणा की। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में इमारत हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान जारी। और सरकार ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई। और अब खबरें विस्तार से। देश में कोविड मरीजों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 75.27% हो गई है। कोविड से स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित रोगियों से 3 गुना अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि देश में ठीक होने वालों की संख्या 23,38,000 से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि स्वस्थ होने वालों की दर संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी कम हो गया है। इस समय भारत में कोविड मरीजों की मृत्यु दर 1.85% है। ICMR ने बताया, बीते एक दिन में 6 लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 3,59 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष के लिए पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करने का फैसला किया है। यह फैसला परिषद की शिक्षा समिति की हाल ही में हुई बैठक में लिया गया है। यह निर्णय कला, वाणिज्य और विज्ञान के सभी 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए निश्चित शर्तों के साथ लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने एक कार्यदल गठित किया जो शैक्षणिक संस्थानों को दोबारा खोलने के बारे में निर्णय लेगा। इसी बीच असम सरकार केंद्रीय मंजूरी के अधीन 1 सितंबर से कक्षाओं को दोबारा शुरू करने पर विचार कर रही है। असम में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग कोविड-19 के महामारी के कारण अपने घर को लौटे श्रमिकों की कौशल क्षमता की पहचान कर रहा है। विभाग के प्रधान सचिव JB एक्का ने इस प्रक्रिया में अब तक 64,000 लोगों की कौशल क्षमता पहचान की जा चुकी है। एक्का ने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया बन रही है जिससे कुशल युवाओं को भर्ती करने में कई विभागों को मदद मिलेगी। कोविड-19 लॉकडाउन का समय देश में सभी बच्चों के लिए बहुत ही कठिन रहा है, लेकिन मणिपुर के 13 वर्ष के एक बालक ने यह दिखा दिया कि लॉकडाउन में उसे किस तरह से नई और सकारात्मक गतिविधियां शुरू करने का अवसर मिला। 9वीं कक्षा के छात्र बालदीप निंगथोजुम ने लॉकडाउन के दौरान कोरोबोई नामक मोबाइल गेम तैयार किया है। यह गेम 3 दिन पहले गूगल प्ले स्टोर पर शुरू किया गया था और यह काफी लोकप्रिय गेम बन गया है। कोरोबोई गेम का विषय है कोरोना वायरस और लॉकडाउन। इस मोबाइल गेम ऐप में कोरोबोई नामक एक बालक फंसा हुआ है और घर वापस आना चाहता है। गले में कपड़ा और मास्क पहने यह बालक अपनी यात्रा के दौरान लक्ष्य की ओर बढ़ता है और अंक अर्जित करता है। यह गेम 21 अगस्त को शुरू किया गया और कल 20,000 से अधिक लोग इसे डाउनलोड कर चुके हैं। गूगल प्ले स्टोर पर यह मोबाइल गेम ऐप दूसरे नंबर पर है। बालक ने बताया कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन के दौरान इस गेम को खेलते हुए अपने खाली समय का उपयोग कर सकता है। बालदीप अब इस मोबाइल गेम ऐप का विस्तार करने पर ध्यान दे रहा है और यह जल्दी ही iOS और ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। इस युवा बालक के नवाचार तरीकों ने देश को दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति नए तरीकों की तलाश कर सकता है और घर में रहकर स्वयं को व्यस्त रख सकता है। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर के सभी तीर्थ यात्रियों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की वैध रिपोर्ट लानी होगी। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि यह रिपोर्ट कटरा आधार शिविर में
आगमन समय से 48 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। संक्रमण मुक्त होने की रिपोर्ट के बिना श्रद्धालुओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू होने के बाद से करीब 4 भक्तों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई और उन्हें यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोविड महामारी के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे लगभग 3,48,260 निवासियों की सुरक्षित वापसी कराई है। ये नागरिक सभी जरूरी दिशा निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए विशेष रेलगाड़ियों और सड़क मार्ग से लखनपुर होते हुए जम्मू कश्मीर आए। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1,06,546 यात्रियों को लेकर 124 विशेष रेलगाड़ियां जम्मू और उधमपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। इसके अलावा अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 2,41,714 लोगों का लखनपुर होते हुए सुरक्षित लाया गया। अब तक 103 रेलगाड़ियों से 90,850 यात्री जम्मू पहुंच चुके हैं, जबकि 15,696 यात्री उधमपुर आए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार को वस्तु और सेवा कर जीएसटी से छूट है। शुरू में यह सीमा 20 लाख रुपए थी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके अतिरिक्त 1.5 करोड़ रुपए तक के सालाना कारोबार पर संयोजन योजना का विकल्प चुना जा सकता है। इस योजना के तहत केवल 1% कर देना पड़ता है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू होने के बाद ज्यादातर वस्तुओं पर कर की दर कम हो गई है। अब 28% जीएसटी केवल विलासिता की वस्तुओं पर ही लगता है। 28% की कर श्रेणी वाले कुल 230 वस्तुओं में से करीब 200 वस्तुओं को कम दर की श्रेणी में लाया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि निर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से आवास क्षेत्र को अत्यधिक राहत देकर 5% कर की श्रेणी में रखा गया है। किफायती आवास पर कर की दर घटाकर 1% कर दी है। जीएसटी लागू होने के बाद से करदाताओं की संख्या लगभग दोगुनी हो गई है। शुरू में जीएसटी रिटर्न भरने वालों की संख्या 65 लाख थी, जो अब 1,24 लाख से अधिक हो गई है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी से सभी प्रक्रियाएं पूरी तरह स्वचालित है और अब तक 50 करोड़ रिटर्न ऑनलाइन भरे गए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक 1,31 करोड़ ई-वे बिल सृजित किए गए हैं। ई-वे बिल की संख्या स्थिर रूप से बढ़ रही है। इस वर्ष 29 फरवरी को एक दिन में सबसे अधिक 25 लाख से अधिक बिल बनाए गए। महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में माहद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का दल 5 मंजिला एक इमारत के मलबे से लोगों को निकालने का काम कर रहे हैं। 10 वर्ष पुरानी यह इमारत कल शाम ढह गई। दमकल कर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने रात में 9 लोगों को सुरक्षित निकाला। इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और 8 घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य अब भी चल रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में कल शाम दुर्घटनाग्रस्त हुई 5 मंजिला तारेक गार्डन के मलबे से फंसे लोगों के बचाव के लिए कल देर रात एनडीआरएफ की 3 टीमें महाड़ में दाखिल हुई। अभी भी मलबे के नीचे 26 लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है और एनडीआरएफ की टीमें जिंदा लोगों की तलाश के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का उपयोग कर रही है। महाराष्ट्र के नगर विकास तथा सार्वजनिक निर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे और रायगढ़ की पालक मंत्री अदिति तटकरे ने तुरंत घटनास्थल पर जाकर स्थिति का जायजा लिया। अदिति तटकरे ने कहा कि इस दुर्घटना को जिम्मेदार मानते हुए इस बिल्डिंग का बिल्डर, आर्किटेक्ट तथा इसके निर्माण को अनुमति देने वाले अधिकारी पर तुरंत मामला दाखिल किया गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कल जिला कलेक्टर निधि चौधरी से स्थिति का जायजा लिया। जख्मी लोगों के उपचार के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है और रक्तदान करने के लिए कई स्थानीय युवा आगे आए हैं। कुछ गंभीर जख्मी लोगों को इलाज के लिए मुंबई के अस्पताल में भेज दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें फिटनेस परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य किसी संबंधी दस्तावेज शामिल है। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर यह फैसला किया गया है। कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है अब ऐसे दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक मानी जाए। इस फैसले से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की संभावना है। कोरोना महामारी लॉकडाउन के कारण दस्तावेजों की वैधता अवधि तीसरी बार बढ़ाई गई है। इससे पहले यह अवधि 30 सितंबर थी।
मध्य प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज 45 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस वर्चुअल समारोह की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे उनमें 2 पुल, 6 ओवरब्रिज और 1361 किलोमीटर लंबी सड़क शामिल है। इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 11,427 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हुए ये सड़कें राज्य के भीतर और उसके आसपास बेहतर सड़क संपर्क एवं परिवहन सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ आर्थिक विकास की गति भी तेज करेंगी। इन सड़कों से मध्य प्रदेश और पड़ोसी राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच लोगों और वस्तुओं की आवाजाही में भी बेहतर हो जाएगी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते व जनरल डॉक्टर वी.के. सिंह, सेवानिवृत्त सांसद और केंद्र एवं राज्य सरकार अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। मणिपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न कोविड अस्पतालों से 97 लोगों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई। केरल में कल कोविड-19 से 1242 नए मामलों की पुष्टि हुई है। गुजरात में अहमदाबाद रेलवे मंडल ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सामानों को सैनिटाइज करने और उन्हें ढकने के लिए एक मशीन लगाई गई है। भारतीय रेलवे में इस तरह की यह पहली मशीन है। अनलॉक 1 के बाद परिवहन और यात्रा सेवाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंडल ने महामारी के बीच सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यह मशीन लगाई है। आत्मनिर्भर भारत की विचारधारा के अंतर्गत यह मशीन स्थापित की गई है और इससे पराबैंगनी किरणों का इस्तेमाल करते हुए सामानों को सैनिटाइज किया जा सकता है। स्वदेशी रूप से बनाई गई यह मशीन एक निजी उद्यम द्वारा स्थापित की गई है। मशीन को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है। अहमदाबाद मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार झा ने बताया कि सामान में रखे हुए टिफिन, भोजन, सब्जी या पानी पर यूवी किरणों का कोई नुकसान नहीं होता है। और ये थे अब तक के मुख्य समाचार। हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए ZA TV को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज का न्यूज सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इसे शेयर भी करें। और अभी दीजिए मुझे इजाजत। कल होंगे रूबरू इसी समय पे आप सभी के साथ। बाकी और खबरों से जुड़ने के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.zatvnews.com। नमस्कार।